हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पर हमारा नारा है #ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। सो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश NTA पेपर 2 की तैयारी के तहत जो यूनिट नंबर 9 है, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, उसके तहत वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी हम आज लेंगे, विच इज़ स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म हम लेंगे। काफ़ी आपने इसके बारे में सुना होगा। खैर, मैंने सेशन के शुरू में ही कहा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है जिसको पढ़ाती बार मैं कहती हूँ इम्पॉर्टेंट नहीं बताती, उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करनी है, करनी आपने सारी है अगर वाकई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। आइए स्ट्रक्चरलिज्म को देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है, शुरू में ये जो नेम है इसी के माध्यम से थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। दोस्तों, स्ट्रक्चरलिज्म ये बेसिकली स्ट्रक्चर शब्द से मिलकर बना है, स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लिटरेरी थ्योरी कर रहे हैं, लैंग्वेज कर रही हैं, लिटरेचर कर रही हैं। तो जो हमारा लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसकी जो फाउंडेशन है लैंग्वेज, भाषा, उसके स्ट्रक्चर को ये बताएगी। ठीक है, जो उसका स्ट्रक्चर है उसको ये एक्सप्लोर करेगी। तो कैसे हमारी लैंग्वेज बनती है, कैसे लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बनता है, कैसे उसके डिफरेंट जॉनर हैं, उसके बारे में अगर हम पढ़ना चाहें, उसको समझना चाहें, तो इस स्ट्रक्चरलिज्म के माध्यम से हमें बहुत अच्छे से समझ आ सकता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म इज नथिंग बट about the structure of language, that how a language is formed, how a language function, और कैसे हम लैंग्वेज से मीनिंग निकालते हैं एंड ऑल। और इसमें हम बेसिकली नो डाउट वो मेन पर्सन तो देखेंगे ही जिन्होंने ये थ्योरी दी है, पर यहाँ पे बेसिकली ना बड़े सारे टर्म्स, बड़े सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे जिनको प्रॉपर आपने करना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प हो जाएगी। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म में दोस्तों सबसे पहले आपके सामने ये फ़ोटो आ चुका है। ठीक है, तो आपको पता है ये कौन है? जो PMENs हैं, जो प्रीति मंडियाल के स्टूडेंट हैं, उनको सिर्फ चौसर शेक्सपियर का फ़ोटो नहीं पता होगा, उनको हर पर्सन का फ़ोटो पता होगा जो भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, ये हैं हमारे नन अदर देन फर्डिनांड डी सॉसर। ठीक है, ये हैं हमारे नन अदर देन फर्डिनांड डी सॉसर। ठीक है, फर्डिनांड डी सॉसर हैं ये हमारे, जिन्होंने बेसिकली जो है हमारी पूरा कॉन्सेप्ट दिया है स्ट्रक्चरलिज्म का। इसको हम कैसे बोलेंगे? एस फॉर सॉसर, एस फॉर स्ट्रक्चरलिज्म, और आगे हमने एक और थ्योरी भी करनी है, डी फॉर डीकंस्ट्रक्शन, डी फॉर डेरिडा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, स्ट्रक्चरलिज्म सॉसर ने दी है और डीकंस्ट्रक्शन जो है डेरिडा ने दी है। तो ही इज़ नन अदर देन, बल्कि ये हैं फर्डिनांड डी सॉसर, जो कि करता धरता है स्ट्रक्चरलिज्म का, जिन्होंने हमें स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी दी है। पर क्या मैं सही कह रही हूँ ये फर्डिनांड डी सॉसर हैं, कोई और तो नहीं है? खैर पेपर में फ़ोटो देख के प्रश्न तो नहीं आएगा कि कौन सा राइटर कौन सा है, पर फिर भी जाके अपने बिहाफ पे चेक करना फर्डिनांड डी सॉसर के फ़ोटो कि मैंने सही फ़ोटो ही बताया आपको या कोई और तो नहीं बता दिया, थोड़ी ऐसे कलोल। ठीक है, तो आइए देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चरलिज्म में सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि ये जो टर्म थी स्ट्रक्चरलिज्म, इसको सबसे पहले एक हमारे फ्रेंच के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, उन्होंने दी थी। ठीक है, तो नो डाउट ये पूरा कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट तो सॉसर ने दिया है, पर सबसे पहले ये जो टर्म आई थी स्ट्रक्चरलिज्म, ये फ्रांस के फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस, उन्होंने दी थी। ठीक है, और ये जो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, इनका भी बहुत योगदान है हमारे लिटरेचर में। ये बेसिकली इंस्पायर्ड थे लुईस अल्थसर से, जैक्वस लेकान से एंड निकोज पॉल्थियान से। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट दिया है सॉसर ने, पर ये टर्म सबसे पहले दी है फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने
और पर्सनली क्लॉड लेवी स्ट्रॉस काफ़ी सारे पर्सन से इंस्पायर थे, उनको सीखते रहते थे, उनसे नॉलेज लेते रहते थे, जैसे कि लुई अल्थुज़र, जैक्वस लेकान, निकोस पॉल्टेसेंस। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि एज अ कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया, सो एज अ कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म को ओरिजिनेट किया फर्डिनांड डी सॉसर। सॉसर स्ट्रक्चरलिज्म, सॉसर स्ट्रक्चरलिज्म, सॉसर स्ट्रक्चरलिज्म। डेरिडा डिकंस्ट्रक्शन, डेरिडा डिकंस्ट्रक्शन, डेरिडा डिकंस्ट्रक्शन, साथ साथ में बता दूँ मैं आपको। ठीक है। सो टर्म दी है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने, जो फ्रेंच के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और एज अ कॉन्सेप्ट दिया है स्ट्रक्चरलिज्म को सॉसर ने, फर्डिनांड डी सॉसर ने। अब दोस्तों मैंने आपको आगे बताया था कि इसमें हमने काफ़ी सारी टर्म्स देखनी है, हर टर्म एज अ कॉन्सेप्ट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ये सारी टर्म्स ऑलमोस्ट सॉसर ने ही दी है, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। तो देखो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, जिससे हमें लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझ आए। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, फर्डिनांड डी सॉसर ने। सो ऑब्वियसली अगर हमें लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझना है तो उसके तहत ही ये सारे डिफरेंट टर्म्स आएंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करते हुए हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी करते हुए हैं, और आपको लैंग्वेज को समझने में मदद करेंगी। तो सभी अपनी सीट की पेटियाँ बांध लें। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे लैंग और पैरोल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, लैंग और पैरोल की। लैंग और पैरोल की बात करेंगे, देन सिग्निफायर सिग्निफाइड की बात करेंगे, सिंक्रोनिक डाइक्रोनिक की बात करेंगे, पैराडिग्मेटिक सिंटिग्मेटिक की बात करेंगे, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली जोड़े जोड़े हैं, पैराडिग्मेटिक, सिंटिग्मेटिक, सिंक्रोनिक, डाइक्रोनिक, सिग्निफायर सिग्निफाइड, लैंग, पैरोल। तो ये जोड़े जोड़े के तौर पे हम समझेंगे, क्योंकि ये इकट्ठे क्यों हैं, क्योंकि दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री ये कर रहे हैं, और ये सारे ही जो टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सॉसर ने दिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लेंगे लैंग एंड पैरोल को। तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। दोस्तों लैंग होता है सिस्टम और पैरोल होता है वर्ड। ठीक है। तो जो हम डेली लेवल पे जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे हम पैरोल कहते हैं, और एक जो पूरा लैंग्वेज का सिस्टम है, आइडियलाइज्ड लैंग्वेज, हम उसे लैंग कहते हैं। ठीक है। तो देखो पैरोल का मतलब क्या है, वर्ड, जो हर शब्द हैं जिनसे मिलके आपकी लैंग्वेज बनती है वो है पैरोल। और जब आपकी पूरी लैंग्वेज एज अ सिस्टम बन जाती है, जब आप डिफरेंट वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बना के, पैराग्राफ बनाकर अपनी बात समझा देते हो या सामने वाले की समझ लेते हो, वो होता है सिस्टम। ठीक है। सो पैरोल है वर्ड्स जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, और लैंग है सिस्टम, जो कि एक कंप्लीट सिस्टम है लैंग्वेज का। आप सब जानते हैं दोस्तों, एकदम लैंग्वेज नहीं बनती, वर्ड्स है, वर्ड से सेंटेंस बनेंगे, सेंटेंस से पैराग्राफ बनेंगे, फिर उससे पूरे पूरे एसेस बनेंगे, लैंग्वेज बनेगी, फिर आप उसको समझेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे, तब जाके पूरा लैंग्वेज बनती है। तो जो पूरा लैंग्वेज का सिस्टम है वो एक अलग चीज़ है, और वो सिस्टम जिन जिन चीज़ों से मिलके बना है वो अलग चीज़ है। ठीक है। सो लैंग्वेज के जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उसे हम कहेंगे पैरोल, यानी कि वर्ड, जो डेली लेवल पे हम यूज़ करते हैं लैंग्वेज, और उसी डिफरेंट पार्ट्स को, उसी डिफरेंट वर्ड्स को, पैरोल को जोड़ के जो आपका पूरा सिस्टम लैंग्वेज का बनेगा, पूरा एक सिस्टम, उससे हम कहते हैं लैंग, यानी कि सिस्टम। ठीक है। ठीक है। पैरोल छोटे लेवल पे बात हो रही है, वर्ड लेवल पे बात हो रही है, कंपोनेंट लेवल पे बात हो रही है, डेली लाइफ पे बात हो रही है। उसको जोड़ के, उन सबको जोड़ के जब हमारा पूरा सिस्टम लैंग्वेज का बन गया, एक प्रॉपर आइडियल लैंग्वेज बन गई कि इससे कुछ हम निकाल सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, वो हो गया लैंग, यानी कि सिस्टम। सो पैरोल इज अ स्मॉल इकाई, लैंग इज अ बिग इकाई। पैरोल इज स्मॉल कंपोनेंट्स एंड लैंग इज द कंप्लीट सिस्टम और आइडियलाइज्ड लैंग्वेज। तो इकट्ठे पढ़ना जरूरी था ना, पैरोल से ही लैंग बन रही है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, ये एक एक चीज़, एक एक पॉइंट MCQ है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने है सिग्निफायर और सिग्निफाइड। ठीक है। सिग्निफायर और फाइड में आपने पहले ना फायर और फाइड याद रखो, और मेरे साथ बोलो फायर फाइड, 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 फायर फाइड। जब कभी आग देखते हो, आप फायर देखते हो, तो आप वहाँ से भाग जाते हो ना, फाई हो जाते हो, वहाँ से भाग जाते हो। तो आपने ऐसे याद रखना है, सिग्निफायर है बेसिकली कोई भी वर्ड या इमेज जो आप अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हो, और सिग्निफाइड है उसी वर्ड या इमेज से जो आप मीनिंग निकालते हो।
जैसे फायर अगर आपको दिखी, आग आपको दिखी, वो कोई इमेज हो सकता है या समथिंग कोई, तो आप वहाँ से फाइड हो गया, आप वहाँ से भाग गए, क्योंकि आपको पता है आग का मतलब है खतरा। ठीक है। सिग्निफायर क्या है? कोई भी शब्द, कोई भी इमेज जो आप यूज़ कर रहे हो, सिग्निफाइड है उस वर्ड या इमेज से आपको क्या समझ आ रहा है। जैसे देखो ये पॉकेट पढ़ाई का लोगो है ना, तो पॉकेट से ही मोबाइल निकला है, यानी कि देखो पॉकेट में पढ़ाई है, जेब में आप पढ़ाई लेके घूम रहे हो, तो जेब में तो पढ़ाई, कंप्यूटर लेके तो आप घूम नहीं सकते, मोबाइल लेके घूम सकते हो, तो आपके मोबाइल पे पढ़ाई यानी कि अवेलेबल है, पॉकेट पढ़ाई है ना। तो ये मैंने बड़ा सोच के ये लोगो बनाया था, नेम भी पॉकेट पढ़ाई, और पॉकेट से मतलब ये आपका मोबाइल निकल रहा है जिसपे आप अपना ऐप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें अगर ये लोगो आपको दिख रहा है, ये हो गया सिग्निफायर, ये इमेज है जो आपको दिख रही है, सिग्निफायर। इससे आपको समझ के आया कि पॉकेट पढ़ाई ऐसी पढ़ाई जो आप अपनी जेब में लेके घूम सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। या आपने देखा होगा कई बार जब ट्रैफिक या गाड़ियाँ आ रही होती हैं तो आगे कहीं ना कहीं सिंबल लगा होता है, वहाँ पे बच्चे क्रॉस करते हुए बताते हैं, तो समझ जाते हैं कि आगे स्कूल है तो धीरे से गाड़ी चलानी है। ठीक है। तो आप कोई वर्ड्स यानी कि वोकैबलरी भी यूज़ कर सकते हो अपनी बात समझाने के लिए, आप कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हो। जो आप यूज़ कर रहे हो वर्ड या इमेज, दैट इज सिग्निफायर। ओके। और उससे जो आपको समझ आ रहा है, जो मीनिंग आपको पता लग रहा है, जो आप इंटरप्रेट कर रहे हो, दैट इज सिग्निफायर्ड। पर हमको ना कंफ्यूजन होता है कि क्या वर्ड और इमेज और क्या मीनिंग है। तो आपने याद रखना है सिग्निफायर में फायर यानी कि आग है, आग दिखती है तो वर्ड या इमेज दिखता है, और उसका जो मीनिंग निकलता है फाइट, कि आप भाग गए। ठीक है। फायर फाइट, फायर फाइट, सिग्निफायर वर्ड और इमेज, फाइट उसको देख के आप भाग गए, उसका मीनिंग ऐसे याद रखना है, क्योंकि मुझे खुद कंफ्यूजन होता था। तो सिग्निफायर है वर्ड या इमेज जो आप यूज़ कर रहे हो, फायर्ड है उसका मीनिंग, ऐसे याद रखना है। ठीक है, आपको याद रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस है, आर्बिट्रेरी एक्सेप्ट ओनोमेटोपोइया। तो यहाँ पे दो शब्द हैं समझने वाले। आर्बिट्रेरी होता है ए से अपने अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। जैसे दोस्तों लैंग्वेज का जो मीनिंग होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। एक सेम चीज़ जब 100 लोगों को कही जाती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम चीज़ सबको बराबर समझ आए, सब अपने अपने अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, कईयों को थोड़ा समझ आ रहा है, कईयों को पूरा समझ आ रहा है, कईयों को पता ही नहीं लग रहा मैं क्या बोल रही हूँ, पर आई होप ऐसा ना हो रहा हो। ठीक है। सो ए से आर्बिट्रेरी इज़ अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जब कभी आप लैंग्वेज यूज़ करते हो हर कोई अपने अकॉर्डिंग उससे मीनिंग निकालता है, पर ये ओनोमेटोपोइया के केस में नहीं होता है। ओनोमेटोपोइया क्या होता है दोस्तों? ओनोमेटोपोइया, जैसे मैं करूँ वाओ वाओ, आप समझ गए, कुत्ते की आवाज़ हो रही है, म्याऊ म्याऊ, आप समझ गए, बिल्ली की बात हो रही है। तो ऐसे जो साउंड्स होते हैं जो जैसे हैं हम उनको वैसे ही लिखते हैं। म्याऊ को मी ई ओ डब्ल्यू लिखते हैं, बाऊ बाऊ को बी डब्ल्यू ओ लिखते हैं। तो ऐसे शब्द जो जैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे ही लिखे जाएं, उन्हें कहते हैं हम ओनोमेटोपोइया। तो इस केस में तो सभी को पता लग जाएगा कि क्या कह रहे हैं। बाऊ बाऊ यानी कि कुत्ता, म्याऊ म्याऊ यानी कि बिल्ली, क्योंकि डेट इज समथिंग कॉमन। पर आर्बिट्रेरी इसके अलावा कोई और अगर आपने नॉर्मली कोई शब्द यूज़ किए हैं तो वो अलग अलग हर कोई अपने अकॉर्डिंग समझ सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात। ए से आर्बिट्रेरी, ए से अपने अकॉर्डिंग। लैंग्वेज जब किसी के सामने हम बोलते हैं, रखते हैं, सुनते हैं, हर कोई अपने अकॉर्डिंग समझता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया आपके ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द हैं जिसमें जो जैसे साउंड है हम उनको वैसे ही लिखते हैं। डॉग की आवाज़ को बाऊ बाऊ लिखेंगे, बिल्ली की म्याऊ म्याऊ लिखेंगे, उसमें कुछ और निकालने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर मैं लिखूँ म्याऊ म्याऊ, अगर तुम बोलो कि ये कुत्ता है, वो तो फिर बेवकूफ़ी है, क्योंकि म्याऊ म्याऊ दुनिया को पता है कि वो बिल्ली है। ठीक है। सो नॉर्मल वर्ड्स में हम अपने अकॉर्डिंग समझेंगे आर्बिट्रेरी, पर जो नेचुरल वर्ड जिनको वैसे यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें कहते हैं ओनोमेटोपोइया, उसमें हम ऐसा नहीं होता, उसमें हम एग्जैक्ट समझ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने है सिंक्रोनिक एंड डाइक्रॉनिक। सिंक्रोनिक जो है वो स्टडी होती है लैंग्वेज की किसी एक ही पॉइंट पे, किसी एक ही चीज़ पे फोकस करते हुए, और डायक्रॉनिक लैंग्वेज की स्टडी होती है थ्रू पूरी हिस्ट्री। ठीक है, एग्जांपल देती हूँ। जैसे इस मोमेंट पे अगर आपको मैं बोलूँ सिंक्रोनिक का मीनिंग क्या है, तो आपने सिर्फ इतना देखा, इसका मतलब है ऑन दी पॉइंट स्टडी करना, तो वो हो गया जी सिंक्रोनिक। तो वो हो गया मीनिंग, जब आप उसका वही मीनिंग देख रहे हो जो अभी है। अगर सिंक्रोनिक को ही मैंने डायक्रॉनिक की वजह से पढ़ना है तो मैं पूरा देखूंगी कि ये वर्ड कहाँ से निकला, ये वर्ड किसने दिया था, इससे पहले भी क्या किसने इसको बताया था, यानी कि पूरी हिस्ट्री उसकी देखना। ठीक है।
तो लैंग्वेज को पढ़ती बार दो अप्रोच आप स्टडी में रख सकते हैं। सिंक्रोनिक यानी कि जो सामने है बस उस पर फोकस करो, उसको देखो कि क्या है, बात खत्म, उसका मीनिंग निकालो क्या है, बात खत्म। पर जब आप उसी वर्ड को उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हो कि ये शब्द कहाँ से आया, ये शब्द कैसे बना, ये शब्द पहले कहाँ पे यूज हुआ है, पहले इसकी स्पेलिंग क्या थी, क्या समय क्या था, इसकी स्पेलिंग को चेंज हुई है, जब आप पूरा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हो देन इट इज डाइक्रोनिक। ठीक है, याद रखना है सिंक्रोनिक क्या है कि आप सिर्फ जो है पढ़ रहे हैं, किस वे से आप पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ ऑन दी पॉइंट। ठीक है, और डाइक्रोनिक क्या है, डाइक्रोनिक में दोस्तों आप उसे पढ़ रहे हैं पूरे उसके बैकग्राउंड के माध्यम से। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको आगे, जैसे मैंने आपको कहा ही है, इसमें कॉन्सेप्ट ही हैं सारे करने के, और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है सॉसर ने ही दिए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है पैराडिग्मेटिक एंड सिंटिग्मेटिक। ठीक है, पैराडिग्मेटिक एंड सिंटिग्मेटिक। सो पैराडिग्मेटिक को हम वर्टिकल अरेंजमेंट भी कहते हैं और सिंटिग्मेटिक को हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी कहते हैं। वर्टिकल होता है सीधी लाइन और हॉरिजॉन्टल होता है टेढ़ी लाइन। ठीक है, सो पैराडिग्मेटिक कहिए या कहिए वर्टिकल अरेंजमेंट, या सिंटिग्मेटिक कहिए या कहिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो ये ना सिंक्रोनिक और डाइक्रोनिक की तरह ही है। सिंक्रोनिक में हमने एक पॉइंट पे स्टडी की थी, डाइक्रोनिक में पूरी हिस्ट्री सब कुछ स्टडी किया। सो वैसे पैराडिग्मेटिक में वर्टिकल अरेंजमेंट है, स्ट्रेट लाइन, इसमें हम एक पॉइंट को एक टाइम पे डिस्कस करते हैं, मतलब एक समय पे हम जो भी पढ़ रहे हैं उसकी किसी एक चीज़ पे फोकस करेंगे, जैसे उसका सिर्फ मीनिंग ही देख रहे हो, आप कुछ और नहीं देख रहे। ठीक है, जबकि सिंटिग्मेटिक हॉरिजॉन्टल में आप उसका कंप्लीट सिस्टम देखते हो, शुरू में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, अब क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये मिलते जुलते हैं। सिंक्रोनिक में एक पॉइंट पे स्टडी करना, डायक्रोनिक में पूरी हिस्ट्री निकाल के पढ़ना, पैराडिग्मेटिक में एक समय पे सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना, सिंटिग्मेटिक में आप उसका कंप्लीट पढ़ रहे हो शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, सो सिंटिग्मेटिक है स्मॉल लेवल पे स्टडी करना, क्योंकि आप सिर्फ एक पॉइंट पे एक चीज़ लेते हो। डाइक्रोनिक है सिंक्रोनिक है स्मॉल लेवल पे स्टडी करना, आप एक चीज़ पे एक चीज़ लेते हो। डाइक्रोनिक है डिटेल स्टडी करना, पूरी हिस्ट्री देख रहे हो। वैसे ही पैराडिग्मेटिक है स्मॉल, आप एक समय पे एक चीज़ ले रहे हो, और सिंटिग्मेटिक है बड़ी, क्योंकि आप उसमें कंप्लीट देख रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ें अभी तक की ना बेटा हमने, लैंग, पैरोल, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, सिंक्रोनिक, डाइक्रोनिक, पैराडिग्मेटिक, सिंटिग्मेटिक और ये आर्बिट्रेरी ओनोमेटोपोइया वाला, ये सारा जो है किसने दिया है, सॉसर ने दिया है। उसके बाद आगे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहती हूँ। एक होता है वेलर। वेलर ना बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस का वर्ड है। इसका मतलब होता है वैल्यू। ठीक है, जैसे हम अपने इंग्लिश में वैल्यू बोलते हैं, वैसे फ्रेंच में बोलते हैं वेलर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पैराडिग्मेटिक। इसका मतलब पता है क्या, ये जो हमने पैराडिग्मेटिक नहीं स्टडी किया कि एक पॉइंट पे आपने सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, तो इसने कहा कि इस पैराडिग्मेटिक के बड़े सारे फंक्शन हो सकते हैं। मतलब पैराडिग्मेटिक में जब आप एक समय पे कोई एक चीज़ पढ़ रहे हो, वो एक चीज़ हो सकती है कि आपने एक समय पे सिर्फ मीनिंग ही देखा उसका कि मीनिंग क्या है, एक समय पे आपने सिर्फ यही देखा कि इसकी स्पेलिंग कैसे है। ठीक है, तो आप एक समय पे कोई एक चीज़ फोकस कर रहे हो, इट कैन बी स्पेलिंग, इट कैन बी मीनिंग, तो इसके ना बहुत सारे फंक्शन निकल जाते हैं, क्योंकि आप एक समय पे लैंग्वेज के जिस हिस्से पे फोकस करोगे उस पर कम्प्लीटली फोकस करके जस्टिफाई करोगे। जैसे इंग्लिश में वैल्यू होता है, फ्रेंच में होता है वेलर, इट मीन्स डिफरेंट फंक्शंस ऑफ पैराडिग्मेटिक। तो जो हमने पैराडिग्मेटिक किया, वर्टिकल अरेंजमेंट किया कि सिंगल पॉइंट, एक समय पे आप एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हो, इसके आपके बहुत सारे फंक्शन निकल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आगे मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि फर्डिनांड डी सॉसर, जिसने स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने हमें लैंग्वेज समझाई, है ना, ध्यान रखना टर्म दिया है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने, इसने कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसने ना पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया था। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म एक थ्योरी है जो सिर्फ इसकी कंट्री तक सीमित नहीं रही थी, पूरे वर्ल्ड वाइड फैली थी, और पूरे वर्ल्ड वाइड इसको एग्री किया गया, इसको अप्रिशिएट किया गया, इससे काफ़ी सारे लोग जुड़े और उन्होंने भी अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन इस पर दी। तो आइए देखते हैं फर्डिनांड डी सॉसर, जिसने स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है,
उसने वर्ल्ड वाइड किन किन को जो है इंस्पायर किया। यूएस यानी कि अमेरिका में इसने इंस्पायर किया लियोनार्ड ब्लूमफील्ड को। यूएस में कौन है? लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। डेनमार्क में इसने इंस्पायर किया लुइस हजेमस्लेव को। किसको इंस्पायर किया? लुइस हजेमस्लेव को। फ्रांस में इसने इंस्पायर किया एंटोनी मिलेट और इमाइली बेनवेनिस्ट को। किसको? फ्रांस में एंटोनी मिलेट और इमाइली बेनवेनिस्टी। उसके बाद रशिया में इसने इंस्पायर किया रोमन जाकोब्सन और निकोलाई ट्रूबेटोस्की को। ठीक है, रोमन जाकोब्सन और निकोलाई ट्रूबेटोस्की को। तो आइए बारी बारी से गुनगुना लेते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। यूएस लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, यूएस लियोनार्ड ब्लूमफील्ड, यूएस लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। डेनमार्क लुइस हजेमस्लेव, डेनमार्क लुइस हजेमस्लेव, डेनमार्क लुइस हजेमस्लेव, डेनमार्क लुइस हजेमस्लेव। फ्रांस एंटोनी मिलेट, इमाइली बेनवेनिस्टे, फ्रांस एंटोनी मिलेट, इमाइली बेनवेनिस्टे, फ्रांस एंटोनी मिलेट, इमाइली बेनवेनिस्टे, फ्रांस एंटोनी मिलेट, इमाइली बेनवेनिस्टे। रशिया रोमन जाकोब्सन, निकोलाई ट्रूबेटोस्की, रशिया रोमन जाकोब्सन, निकोलाई ट्रूबेटस्की, रशिया रोमन जाकोब्सन, निकोलाई ट्रूबेटस्की, रशिया रोमन जाकोब्सन, निकोलाई ट्रूबेटस्की। और पेपर में कैसे आ सकता है? सिंपल भी आ सकता है कि ये कौन सा पर्सन किस कंट्री से है, या ऐसे भी आ सकता है किस कंट्री में किस पर्सन को सॉसर ने इंस्पायर किया, या ऐसे भी आ सकता है किस कंट्री में स्ट्रक्चरलिज्म को कौन सा राइटर लेकर गया। तो अगर ये स्ट्रक्चरलिज्म के सॉसर को फॉलो कर रहे हैं तो इन्होंने अपनी अपनी कंट्री में फिर स्ट्रक्चरलिज्म का ही प्रचार प्रसार किया है। तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे भी पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चरलिज्म के फॉलोअर हैं, ये सॉसर के फॉलोअर हैं, किन कंट्री में है, आपको सारा पता होना चाहिए, है ना। और दिस इज अ टिप ना, ऐसे गुनगुना गुना के दिमाग में बैठ जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस है ना, जिसने टर्म दी है, टर्म किसने दी है? क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने, जो फ्रांस के एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। नो डाउट कॉन्सेप्ट जो है सॉसर ने दिया है। सो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने जब ये स्ट्रक्चरलिज्म की जो टर्म दी थी, पर थोड़ा सा इसने कुछ बातें कही थी। इसने कहा था एक तो फोकस ऑन कल्चर दैट इज ट्रेडिशनल, मिथ एंड किनशिप दैट इज ब्लड, और ये भी कहा था कल्चर इज सिमिलर टू लैंग्वेज। सो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने नो डाउट सिर्फ टर्म दी है, और स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। सो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने बस एक बात आपने याद रखनी है जो इसने कही, और आई थिंक आप भी उससे एग्री करेंगे। पहले वो मैं आपको बात बताती हूँ, फिर समझाती हूँ कि क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने क्या कहा है। बेटा आप एक बार से एग्री करोगे ना कि जहाँ पे जो कल्चर होता है उससे ही वहाँ की लैंग्वेज बनती है। क्या मैं सही कह रही हूँ? जैसे अगर मैं अपनी पहाड़ों की लैंग्वेज बोलूँ जहाँ से मैं हूँ, पंजाब की लैंग्वेज बोलूँ जहाँ पे मेरी शादी के बाद मैं आई हूँ, उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज में बोलूँ, आपने देखा होगा जहाँ का जो कल्चर है, खान पान है, रहन सहन है, पहनावा है, वो डायरेक्टली इंटरेक्टली वहाँ की लैंग्वेज को फॉर्म करता है। ठीक है, तो वही बात ये कह रहा है, सबसे पहले फोकस ऑन कल्चर दैट इज ट्रेडिशनल, और मिथ एंड किनशिप होता है ब्लड, जो हमारे मतलब पीछे की जनरेशन से आगे जो है चीज़ें चली आ रही हैं। तो जैसे हमारे पहाड़ों में जो लैंग्वेज है, मेरे परदादा परदादी जो बोलते थे, मेरे दादा दादी ने थोड़ी भूल की, थोड़ी कंटिन्यू की, फिर उससे आगे मेरे मम्मी पापा ने कंटिन्यू की, फिर आगे हमने की, स्टेप बाय स्टेप जो है वही लैंग्वेज चल रही है। कुछ चीज़ें निकल रही हैं, कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं, पर एट दी एंड कहाँ से वो लैंग्वेज क्रिएट हो रही है? हमारे कल्चर से वो लैंग्वेज क्रिएट हो रही है ना। हमको पता नहीं चलता है, पर हमारे जो वोकैबुलरी है, हमारे जो शब्द हैं, हमारी जो भाषा है, वो यहीं से क्रिएट होती है। सो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने कहा था कल्चर जो है लैंग्वेज के सिमिलर है, यानी कि कहीं की जो लैंग्वेज है आप उसका बहुत हद तक आइडिया वहाँ के कल्चर से लगा सकते हो, या कहीं का जो कल्चर है उसका आइडिया आप वहाँ की लैंग्वेज से लगा सकते हो। और दो बातें उसने कही लैंग्वेज के दौरान, डू फोकस ऑन कल्चर, डू फोकस ऑन ट्रेडिशनल पर्सपेक्ट ऑफ समथिंग, सब कहीं का जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, कल्चर है, उस पर फोकस करिए। एंड डू फोकस ऑन मिथ एंड किनशिप, मिथ एंड किनशिप जो जनरेशन टू जनरेशन भी चीज़ें चली रहती हैं।
सो स्ट्रक्चरलिज्म जिसमें हम लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बताते हैं, जो सॉसर एंड ऑल ने तो साइंटिफिक वे से, टेक्निकल वे से बातें की, जो टर्म्स दी, लैंग, पैरोल, ये सारी, पर क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने थोड़ी सा हटके थोड़ी सी बात की। सी से क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने सी से कल्चर की बात की कि लैंग्वेज इज़ कल्चर, कहीं का जो कल्चर है वो लैंग्वेज बनाता है, तो इस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। एंड मिथ इन किनशिप इज़ नथिंग बट जो ब्लडी रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, जो एक जनरेशन से आगे तक चलते रहते हैं, उसकी इसने बात की। उसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चरलिज्म में नेक्स्ट मैं आपको कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो एक तो स्ट्रक्चरलिज्म में ही मैं आपको नरेटोलॉजी को लेकर बताना चाहती हूँ, ठीक है। नरेटोलॉजी क्या होता है, जैसे आपने जब कभी कोई वर्क पढ़ा हो, तो एक होता है राइटर जो उस वर्क को लिख रहा है, और एक होता है जिस पर्सन के माध्यम से उस वर्क को लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी स्टोरी खुद बताऊँ तो मैं फर्स्ट पर्सन नरेशन हो गई। अगर मैं अपनी फ्रेंड खुशबू की स्टोरी बताऊँ, मैं बता रही हूँ खुशबू की स्टोरी, वो सेकंड पर्सन स्टोरी हो गई। पर मैं किसी और ही बंदे की स्टोरी बताऊँ जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वो थर्ड पर्सन नरेशन होगी। तो दो चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक होता है राइटर या ऑथर जिसने वर्क लिखा है, और एक होता है नरेटर जिसके माध्यम को, जिसको मेन फोकस में रख के वो पूरी स्टोरी बता रहा है। अगर मैं खुद अपनी स्टोरी बता रही हूँ कहानी में, वो फर्स्ट पर्सन नरेशन है। अगर मैं अपने किसी नोन की स्टोरी बता रही हूँ, वो सेकंड पर्सन नरेशन है। अगर मैं किसी ऐसे पर्सन की बता रही हूँ जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ, तो वो थर्ड पर्सन नरेशन है, ठीक है। सो नरेटोलॉजी इज बेसिकली नरेशन, ठीक है। ऑथर जो वर्क लिख रहा है, नरेशन जो मेन पर्सन जिसके माध्यम से वो पूरी स्टोरी बता रहा है। तो नरेटोलॉजी क्या होता है, नरेशन करना, जो भी स्टोरी हम लिख रहे हैं उसमें जो भी स्टोरी बता रहा है, दैट इज़ नरेटोलॉजी, ठीक है। और इसमें ना दोस्तों आपने फ्लैशबैक का भी सुना होगा। जैसे मान लो मैं प्रीति मंडयाल अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूं और मैं अपने बचपन के बारे में बताऊं, तो कितनी सारी फ्लैशबैक्स आएंगी उस दौरान। कभी दादा दादी के साथ बिताया हुआ समय याद आएगा, कभी मम्मी पापा के साथ बिताया हुआ आएगा। तो जब कभी नरेशन होती है, जब कभी हम स्टोरी लिखते हैं, तो बहुत बार ऐसा मूवमेंट होते हैं जब फ्लैशबैक्स भी आती हैं, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, राइटर जो वर्क लिख रहा है यानी कि ऑथर, नरेटर जिसके माध्यम से राइटर वर्क लिख रहा है, स्टोरी सुना रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको क्लियर हो गया, ओके। नरेशन करना नरेटोलॉजी कहलाता है। इस दौरान फ्लैशबैक्स भी आती हैं, मतलब बहुत सारे वर्क आपने देखे होंगे जिसमें हम फ्लैशबैक्स को यूज़ करते हैं, जो पहले हुआ है, कैसे कैसे हुआ, उस प्रकार के इंसिडेंट यूज़ करते हैं, तो वर्क जो है हमारा इंटरेस्टेड हो जाता है। उसके बाद ये हमारे नरेटोलॉजी यानी कि नरेशन तीन वे से होता है। फर्स्ट मैंने बता दिया, मैं अपनी कहानी खुद बताऊंगी, फर्स्ट पर्सन नरेशन। सेकंड, मैं अपने किसी नोन की कहानी बताऊं, सेकंड पर्सन नरेशन। थर्ड, मैं किसी ऐसे की बताऊं जिसकी मैं जानती ही नहीं हूँ। इसके अलावा दोस्तों एक हमारे सामने फोकलाइजेशन करके कॉन्सेप्ट है। फोकलाइजेशन होता है मेन फोकस, ठीक है। तो जब आप स्टोरी बता रहे हो, आप कोई चीज़ नरेट कर रहे हो, तो उस दौरान आपका फोकस किस प्रकार से है। तो ये फोकस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और ज़ीरो, ठीक है। एक्सटर्नल है जब हम किसी आउटर चीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में कोई जिक्र कर रहे हैं। इंटरनल जब हम किसी इनर चीज़ के बारे में बता रहे हैं। एंड ज़ीरो जब हम रैंडमली कुछ भी बता रहे हैं, ठीक है। और जब आपकी स्टोरी लाइन या कोई भी आप चीज़ नरेट करते हो, ये तीनों चीज़ें ही आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रीति मंडयाल अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखती हूँ, अगर मैं अपने कॉलेज कैंपस के बारे में बताऊँ तो डैट इज़ एक्सटर्नल यानी कि आउटर, वो बाहर की चीज़ें हो गई। मैं कुछ अपना पर्सनल आपसे शेयर करूँ अपने इमोशनल लेवल पे, डैट इज़ इंटरनल, वो इनर हो गई। मैं रैंडमली आपसे शेयर करूँ कि वेदर इस प्रकार का है, बारिश हो रही है, वो ज़ीरो लेवल पे हो गई, ठीक है। तो ज़ीरो यानी कि रैंडम आप कुछ भी डिस्कस करो। इंटरनल यानी कि इनर, आप अंदर जो फील कर रहे हो उसको जिक्र करो। एक्सटर्नल यानी कि आउटर, जो आपके बाहर है, आप उसको जिक्र करो। तो जैसे फ्लैश बैक्स रहती हैं कोई चीज़ नरेट करती बार, वैसे ही फोकस भी हमारा तीन प्रकार से रहता है। एक्सटर्नल यानी कि आउटर टॉपिक पे बात करना, इंटरनल यानी कि इनर टॉपिक पे बात करना, ज़ीरो यानी कि रैंडमली बात करना, ठीक है। तो आई होप आज आपको राइटर और नरेटर में भी क्लियर हो गया है, और कैसे नरेशन करना नरेटोलॉजी कहलाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, वो भी क्लियर हो गया है, और कैसे फ्लैशबैक टेक्निक हम यूज़ करते हैं,
और कैसे फोकस हमारा वेरी करता है वो भी आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राइटर एंड बुक्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो स्ट्रक्चरलिज्म के तहत ही हैं। एक आपके सामने वाइन सी बुथ की बुक है द रिहेटोरिक ऑफ फिक्शन, ये 1961 में आई है। डू रिमेंबर इट, वाइन सी बुथ की बुक है द रिहेटोरिक ऑफ फिक्शन, 1961 में आई है। देन वी हैव पर्सी लबॉक जिसकी बुक है द क्राफ्ट ऑफ फिक्शन। कौन सी है? पर्सी लबॉक जिसकी बुक है क्राफ्ट ऑफ फिक्शन। थोड़ा गुनगुना लेते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं। वाइन सी बुथ रिहेटोरिक ऑफ फिक्शन 61, 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 पर्सी लबॉक क्राफ्ट ऑफ फिक्शन, 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 पर्सी लबॉक क्राफ्ट ऑफ फिक्शन। तो इस पेज पे ना हमने इस स्लाइड पे बड़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे लैंग्वेज से आप लिटरेचर लिखते हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इम्पॉर्टेंट बुक्स और क्रिटिक भी देखे। आगे दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े और कौन कौन से पर्सन हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो एक है गरार्ड गैनेलेट, एक है रोलांड बार्थेस और एक है व्लादिमीर प्रॉप। अभी तक ना क्लॉड लेवी स्ट्रॉस आए जिन्होंने टर्म दी, सॉसर आए जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, फिर हमने काफ़ी सारी कंट्री वो यूएस एंड ऑल में देखे जिन्होंने इसको प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा ये 3 पर्सन भी आपको पता होने चाहिए कि स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? गरार्ड गैनेलेट, गरार्ड गैनेलेट, गरार्ड गैनेलेट, गरार्ड गैनेलेट, गरार्ड गैनेलेट, गरार्ड गैनेलेट, रोलांड बार्थेस, रोलांड बार्थेस, रोलांड बार्थेस, रोलांड बार्थेस, रोलांड बार्थेस, व्लादिमीर प्रॉप, व्लादिमीर प्रॉप, व्लादिमीर प्रॉप, व्लादिमीर प्रॉप, व्लादिमीर प्रॉप। ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। और चलते चलते स्ट्रक्चरलिज्म में जो लास्ट टॉपिक हमने करना है दोस्तों वो है, एक होता है इंट्रूसिव, ओवर्ट या ड्रामाटाइज्ड। ठीक है, एक ही चीज़ है ये। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, पहले मैं पढ़ती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अ नरेटर हु इज आइडेंटिफाइड एज अ डिस्टिंक्ट नेम्ड कैरेक्टर हु इज विटनेस्ड or learned about or even participated in the event they left। ठीक है, तो इंट्रूसिव, ओवर्ट या ड्रामाटाइज्ड एक ऐसा नरेटर होता है जिसकी डेफिनेशन मैंने जस्ट अभी आपको दी। ऐसे बेटा मैं आपको हर कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, कुछ ही देती हूँ गूगल करने को, और हर सेंटेंस समझा देती हूँ, कुछ ही देती हूँ गूगल करने को। तो इस सेंटेंस को आप समझिए, एक्सप्लोर करिए, टुकड़ों टुकड़ों में इसका मीनिंग देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि इंट्रूसिव, ओवर्ट और ड्रामाटाइज्ड क्या है। पहली बार आपको मैं कोई टर्म दे रही हूँ देखने के लिए। तो कैसा लगा दोस्तों? ऐसे करके हमारा पूरा स्ट्रक्चरलिज्म फिनिश हो गया है। तो अगर आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश एनटीए का पेपर 2 करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश एनटीए का कोर्स मात्र 2499 पे अवेलेबल है। यानी कि आप सिर्फ 200 पे कर रहे हो पर मंथ, क्योंकि ना इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। ठीक है, और इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे यूनिट नंबर 1 से 10 तक, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, आपको सब यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है फ़ोन नंबर भी हमारा दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी आप ज़रूर संपर्क करें अगर आपकी सिंसियरली आप तैयारी करना चाहते हैं और आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। पर ध्यान रखें बेटा, समय आपका भी कीमती है, हमारा भी, तो वाकई कुछ सीरियस क्वारी हो स्टडी को लेकर तो संपर्क करें। और बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे सब जगह हमें ज़रूर फॉलो करें। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, मिलते हैं जल्दी ही आने वाले एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन के साथ। टेक केयर।